हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम करेंगे सीडीपी का ये प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का। ये आपका पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है। पेपर 1 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का जो आपका नैतिक तर्क की हमने अवस्था को पहचानना है। अंतःकरण के सब चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य जो है परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। देखिए, अगर आपने अच्छे से कोलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नैतिक सिद्धांत है। नैतिक जो है यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मैं आपको शॉर्ट्स में जो है कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जल्दी ही अपलोड करूंगी मैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? देखिए, यहाँ पर निगमनात्मक तर्क आ गया है जो कि आपके अमूर्त में आ जाता है। द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ये बहुत हाई लेवल का हो गया। सजीवात्मक एनिमिस्टिक थिंकिंग, ये आपके फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेज पर है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सुरक्षित रखने की योग्यता। थर्ड क्वेश्चन, जीन पियाजे और वैगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को आप किस रूप में देख सकते हैं? देखिए, निष्क्रिय तो काट दीजिए, निष्क्रिय कोई चीज नहीं होती। कौशलों का अर्जन बहुत लंबा प्रोसेस है। तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वो संरचनावादी अधिगम होगा। ठीक है, उससे हम संरचना कर पाते हैं, सक्रिय विनियोजन होता है और उससे आप अर्थ को निर्माण कर पाते हैं। तो ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। समाचार पत्रों से कहानियों और कतरनों का चयन करना, फिर उसको प्रस्तुत करें, जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत पर आप अच्छे से फोकस कीजिए, भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? देखिए, यहाँ पर जो है अगर गैर परंपरागत आ गया तो आपने रूढ़ियों का सामना किया है। अगर यहाँ पर नहीं होता, परंपरागत होता, तो आप उसको बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन आप गैर परंपरागत भूमिकाओं में हैं तो उस चीज का आप सामना कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के समाजीकरण में भूमिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस। तो ये सभी के सभी करते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक दी गई कि दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो गाइज ये आपके लिए क्या होती है? ये आपकी होती है अंतः व्यक्तिगत। ठीक है, तो आपको अंतः व्यक्तिगत और अंतरा व्यक्तिगत ये आपको मैं शॉर्ट्स में अच्छे से बता दूंगी। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले देखिए जो ऑप्शन आ गया है इसको काट दीजिए। गैर उपलब्धि वाला कुछ नहीं होता। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना है। यस, मूल्यांकन में जो चीज है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन करना है। प्रगति के बारे में आपने पता लगाना है, बिल्कुल ये काम भी करना होता है। बच्चों की क्षमताओं के बारे में, संभावनाओं के बारे में, सशक्त पक्षों के बारे में, चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ आप चर्चा जरूर करेंगे। जैसे पीटीएम होती है तो ये काम उसमें होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? देखिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम ऐसा कुछ भी नहीं होता। मानक निर्देश और मूल्यांकन आप कितने दे लेंगे? तो प्रत्येक बच्चे की आपने क्षमता और संभावना में विश्वास रखना है। ये आपकी प्रगतिशील शिक्षा की महत्वपूर्ण अवधारणा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए आपके लिए क्या जरूरी होता है? तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप जो है यहाँ देखिए पर्यावरण कारक भी दिए गए हैं, यहाँ पर आपको वंशागत भी दिए गए। आप सबको पता है कि उस पर वंशानुक्रम और वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का। तो वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर आपको विचार करना है। तो ये आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है वो सब में अलग अलग होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति अलग अलग है, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब विभिन्नताएं वो किस प्रकार होती है? वंशानुक्रम से और पर्यावरण कारकों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान से पढ़िए, नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, तुलनात्मक रूप से क्रमिक है, धीरे धीरे जटिल होता है, विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से आपसे नहीं पूछा गया तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट।
अनेक शोध अध्ययनों से हमें पता चलता है कि शिक्षक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक जो है आपकी क्रिया करते हैं। तो इसका सही विवेचन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से कर रहे हैं तो यहाँ पे पक्षपात कर रहे हैं, तो लिंग पक्षपात का ये एक उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता होती है? मूल भी हो और अपसारी समाधान भी हो। ठीक है, तो ये किस चीज की होती है? ये आपकी होती है सृजनात्मक बच्चों की, क्रिएटिव बालकों की ये होती है, क्रिएटिव चाइल्ड्स की होती है ये। ठीक है। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेश अनुकूल करने चाहिए? जब आपके सामने दृष्टि बाधित बच्चा हो तो कैसे करना है, उसके सामने अपने कैसे कैसे काम करने हैं? तो आपको स्पष्ट रूप से बोलना है, छूकर उसको महसूस करवाना है, जैसे ब्रेल लिपि होगी, सामग्रियों का अधिक मात्रा में हमने प्रयोग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आप बाकी के ऑप्शन भी जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने आपका टाइम जो है सेव करना है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? आपके पास एक सहयोगात्मक अधिगम भी है और हम उम्र साथी भी हैं और एक आपके पास समावेशी शिक्षा भी है, कक्षा भी है। तो किस प्रकार से करेंगे? तो आप सक्रिय रूप से आप आगे बढ़ेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे ना, कभी कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे और प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? आपके समावेशी कक्षा में ना विशिष्ट शिक्षा योजना, ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों से निम्नलिखित में से कौन सा आपके लिए बिल्कुल सही है? तो देखिए, जो आपकी पठन अक्षमता होती है, अधिगमकर्ता हो, जो धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी होती है, आपको पता है ना, डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, तो ये जो चीज़ है अधिगमकर्ताओं और उसकी प्राथमिक विशेषताओं के हमने मिलान करना है। तो ये पठन अक्षमता इस चीज़ से जुड़ी हुई होती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित जो है नहीं होता है? ध्यान से पढ़िए, यहाँ नहीं है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने और स्मरण करने को अपने बढ़ावा देना है, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना है, एक समस्या पर अनेक तरीकों से आपने विचार करने के लिए आपने प्रोत्साहित करना है। देखिए, आपने दोहराना, स्मरण, चीज़ों को रटना नहीं है, कंठस्थ नहीं करना, तो ये तो कहीं भी नहीं लिखा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपसे इधर नहीं पूछा गया है। 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल जो है नहीं हो सकता है? यहाँ पर आपसे फिर से नहीं पूछा गया, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, नहीं हो सकता है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। विद्यार्थियों को जटिल सार्थक समस्या आधारित करने के लिए अवसर दें, ये पॉजिटिव में हो गया। आप केंद्रीय वार्ता करें, सहयोग दें, सहयोग आ गया, पॉजिटिव हो गया। विस्तृत जानकारी करें, शिक्षण योजना बनाएं, फिर पॉजिटिव हो गया। अध्यापक विशिष्ट सत्रावासन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। विद्यार्थियों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? उन्हें जो उनके लक्ष्य हैं, अधिगम लक्ष्य हैं, प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उनके प्रदर्शन लक्ष्य पे। प्रदर्शन लक्ष्य पे नहीं करना चाहिए, वो क्या सीख रहे हैं उस पे उनका फोकस होना चाहिए, बजाय वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं उस पे नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? या आपको प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण बताने हैं। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना है, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना है, उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचना है, हम उम्र साथी को पढ़ाना है, या स्वयं से आपने प्रश्न करना है। अधिगम रणनीतियां बतानी है यहाँ पर। तो देखिए, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? जो आपकी बाहर से आपको अभिप्रेरणा मिलती है उसका हमने उदाहरण बताना है। कौन सा उदाहरण है? कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। देखिए, यहाँ पे अभिप्रेरणा दी जा रही है ना, शिक्षक द्वारा, बाह्य अभिप्रेरणा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए। आपके केवल जब ये आ जाए तो ये काट दीजिए, क्योंकि नेगेटिव है। दोनों नहीं, उदाहरण और गैर उदाहरण जो है दोनों ही देने चाहिए एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में। ठीक है,
निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। अर्थ निर्माण को हमने यहाँ पर जो है बढ़ावा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हम खोजबीन करेंगे अपने अर्थों की बिल्डअप करने के लिए और परिचर्चा करेंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे। देखिए सूत्रों का संचारण ऐसा कुछ नहीं है। दंडात्मक आ गया, एक रूपता आ गई, नहीं। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन को करने की टेक्निक होती है, ठीक है, मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ। बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं डैश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण कदम है ना? बिल्कुल है। जो बच्चे गलती करते हैं तो शिक्षण अगर बच्चा त्रुटि नहीं करेगा तो वो कैसे सीख रहा है? वो सीख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, गलतियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, हम भी करते हैं और आप भी करते हो। रुकावट है, विघन है, नहीं। अनदेखी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वयस्कों की तुलना से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक अगर आपके पास ढांचा आ गया है तो वहां पर आप बच्चे को किस तरह देखेंगे? आप वहां बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखेंगे। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे। बाकी निष्क्रिय प्राणी की तरफ नहीं देखेंगे, कोरी पट्टियां, खाली स्लेट, ऐसा कुछ भी नहीं देखेंगे। लघु वयस्क, कैसे बच्चे को आप वयस्क कैसे कह सकते हैं? बच्चा तो बच्चा है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन की सेंस को भी समझना है, पूरे ऑप्शन पढ़ने जरूरी नहीं है। आप जो है ना क्लिक बेट भी कीजिए कि देखिए यहाँ पर निष्क्रिय प्राणी आ गया तो ये तो अभी कट गया, साथ ही कट गया। निष्क्रिय तो करना ही नहीं है। ठीक है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? अगर आपको सहयोगात्मक करना है, सहयोग देना है, सहयोगात्मक जो आपको अधिगम करना है तो वो किस प्रकार का हो पाएगा? तो उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी? इससे क्या होगा कि सहयोगात्मक होगा जो आपका शिक्षक है, और वो क्या करेगा? प्रत्येक समूह की, अगर सहयोग कर रहा है तो वो प्रत्येक समूह की निगरानी करेगा। ना वो कक्षा को छोड़ेगा, ना वो मूक दर्शक बनेगा, शिक्षक की बात हो रही है यहाँ पर, और ना ही करेगा जहां पर होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे हैं। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया। ये ट्रिक बताइए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, आप खुद को रख के देखिए कि आप ऐसा काम करेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? क्वेश्चन को समझिए ध्यान से कि विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। जो विकास और अधिगम है दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है और दोनों ही एक दूसरे पर क्या है? रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल है, ठीक है, संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी के आप क्वेश्चन ऑप्शन जो है देख सकते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को आप क्या कहते हैं? आप जहां समझ सकते हैं, जहां भी पियाजे आ गए वहां तो स्कीमा तो है ही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त जो कथन है उसको प्रकाशित करती है? देखिए ये जो ZPD है ना, ये वाइगोस्की ने दिया था कि एक बच्चा है और उसको यहाँ पर पहुंचना है और उसको वहां पर अकेले ले जा रहे हैं, तो ये प्रोसेसिंग होती है ZPD। ठीक है, ये आपको मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनता है और देखिए आया भी हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? क्या लगता है आपको? अब देखिए वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो है सिद्धांत है, सामाजिक आ गया, सामाजिक पारस्परिक क्रिया जो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पुरस्कार और दंड भी नहीं है क्योंकि क्षमताओं को मुख्य रूप से हमने उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलना है। ठीक है, जो आपकी क्षमताएं हैं ना, मानसिक क्षमताएं हैं, उनको उच्च लाना है, तो वो तो अंतःक्रिया करने से होगा ना, पारस्परिक क्रिया करने से होगा, और वो कहाँ होगा? वो समाज में होगा। बस बात खत्म। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस ये आज हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया है 2021 पेपर 2। ठीक है, और मैं आपको जो है 2020 पेपर 2 जो है इसका हिंदी पेडागोगी का करवा दूंगी। इस तरह आपके 2021 के CDP के और हिंदी के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका काम क्या बनता है? सेशन पसंद आया है तो प्लीज अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको जरूर प्रेस करना
ताकि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। मेरे साथ में मेरी छोटी बेटी बैठी वो मुझे तंग कर रही है, तो कोई बात नहीं, काम भी हमने करना है। तो सब्सक्राइब आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, रेड बटन को हिट करना है, और मेरे शॉर्ट्स आप बिल्कुल भी मिस मत करना। शॉर्ट्स में जो डालूंगी ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। होप सो आज मैं 2 शॉर्ट्स जरूर डालूंगी, प्याजे और वैगोस्की के डालती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।